हेलो बच्चों। आज हम लोग रिवीजन करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, ठीक है ना। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब बायोस का, जीवों का वर्गीकरण। तो पहला पॉइंट एनसीईआरटी ने लिखा है कि सिंस डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, तुम भी जानते हो कि जब से मानव सभ्यता का भोर हुआ। देखो, सबसे पहले तो हम लोग जंगलों में घूमते फिरते होंगे, दूसरे जानवर होते हैं, जहां भोजन मिल जाता था शिकार करके खा लेते थे। लेकिन बताते धीरे धीरे जंगलों में घूमते घूमते हो सकता है हमने कभी एग्रीकल्चर की शुरुआत की, उसी समय जानवरों को पालना शुरू कर दिया हो। तो बताते जब से मानव सभ्यता का भोर हुआ तब से हमारे पूर्वज ने कई बार जीवों को अपने अनुसार, अपने यूज के हिसाब से क्लासिफाई करना शुरू कर दिया था। हमारे पूर्वजों ने क्लासिफाई करना शुरू तो किया था, लेकिन उसका आधार कोई साइंटिफिक नहीं होता था। वो अपनी नीड के अनुसार जीवों को, एनिमल्स को बांट देते थे। कुछ फूड देने वाले कह देते थे, तो कुछ जो है उन्होंने शेल्टर देने वाले, कुछ जो है क्लॉथिंग देने वाले। सबसे पहला नाम आता है किसका? अरिस्टोटल का, जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन शुरू किया है जीवों का। अरिस्टोटल ने क्या किया? कुछ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर प्लांट का भी क्लासिफिकेशन किया, एनिमल्स का भी किया। देखा क्या कि जो प्लांट्स थे, जिन तुमने देखा हो, गेहूं का पौधा, धनिया का पौधा, पुदीना का पौधा, इस तरह से जितने डेलिकेट विद ग्रीन स्टेम वाले प्लांट थे उनको इन्होंने मान लिया क्या? हर्ब्स। अगर तुमने नींबू का पौधा देखा, मेहंदी का पौधा देखा हो, जिनके स्टेम डेलिकेट की बजाय वुडी होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन इतनी प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होती है जस्ट आउटसाइड द ग्राउंड कि उनमें मुख्य तना, मेन ट्रंक फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ऐसे झाड़ीनुमा पौधों को श्रब कह दिया। और नीम का पौधा देखा हो, बरगद का पौधा देखा हो, उसमें एक मुख्य तना होता है, मेन ट्रंक होता है। तो इस तरह से जो फादर ऑफ बायोलॉजी थे, अरिस्टोटल थे, उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर प्लांट को 3 भागों में बांटा था, हर्ब, श्रब, टी। इतना ही नहीं, इन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया। फोड़ के देखा होगा, अगर लाल खून निकला तो एनिमल्स विद रेड ब्लड। फोड़ के देखा होगा, कलरलेस ब्लड निकला, एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड। पुराने जमाने में कह देते थे इनाइमा, अर्थात विद रेड ब्लड, और विदाउट रेड ब्लड वालों को एनाइमा में रखा था। तो इस तरह से अरिस्टोटल ने पहली बार साइंटिफिक आधार के अनुसार क्लासिफिकेशन किया। अब बात आई सन 1758 की। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस, वास्तव में बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा और एलेबोरेट किया और सारे लिविंग बींग्स को 2 किंगडम में बांट दिया। कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम की स्थापना की। इन्होंने क्या देखा कि जितने ऐसे जीव जिनकी सेल के चारों तरफ सेल वाल थी, ऑर्गेनिज्म विद सेल वाल वालों को इन्होंने किंगडम प्लांटिव रख दिया, और ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वाल वालों को इन्होंने एनिमल मान लिया, किंगडम एनिमलिया में रख दिया। लेकिन हम तुम्हें बताएं, इस तरह से 2 किंगडम सिस्टम की शुरुआत तो हुई, और ये ऐसा क्लासिफिकेशन था जो टिल रिसेंटली तक मान्य रहा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि चाहे आर्की बैक्टीरिया हो, यू बैक्टीरिया हो, डिफरेंट एल्गी हो, स्लाइम मोल्ड, फंजाई, यहां तक कि ब्रायोफाइटा, टेरोडोफाइटा, और हम तो बताएं जिम्नोस्पर्मा, एंजियोस्पर्मा, सबको रख दिया किंगडम प्लांटी में। और फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा से करते करते कार्डेटा तक इन लिविंग बींग्स को रख दिया एनिमलिया में। इस तरह से क्लासिफिकेशन हो गया। लेकिन बताते इस क्लासिफिकेशन में बड़ी खामियां थी। क्या डिमेरिट्स थी कि ये क्लासिफिकेशन मात्र एक करेक्टर के आधार पर लिविंग बींग्स को 2 किंगडम में, 2 ग्रुप में बांट दिया गया, वो था प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। मालूम दिक्कत क्या थी? सबसे बड़ी दिक्कत थी कि कैरोलस लिनस ने ये तक नहीं दिया, जैसा कि हम लोग जानते हैं आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और जिनको पुराने जमाने में ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे, आजकल इनको भी बैक्टीरिया कहा गया, साइनोबैक्टीरिया कहा गया। तो ये सब थे प्रोकैरियोट्स। कैसे थे? इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं था, और बाकी जो एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक ये थे, ये सब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाले थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो प्रोकैरियोट थे, जो यूकैरियोट थे, एक साथ हो गए? दूसरी समस्या, कहां तुमने क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास का नाम सुना हो? ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा होते हैं, बाकी सारे एल्गी मल्टीसेलुलर होते हैं। इन्होंने ये तक ध्यान नहीं दिया कि इनमें से कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टीसेलुलर। स्लाइम मोल्ड, तुम भी जानते हो, यूनिसेलुलर भी होते हैं और विदाउट सेल वाल वाले होते हैं, जबकि बाकी फंजाई में सेलुलोज की, काइटिन की बनी सेल वाल होती है।
तो इस तरह से जो कैरोलस लिनियस ने क्लासिफिकेशन किया था, वो मात्र एक करेक्टर के आधार पर जीवों को दो भागों में बांट दिया। इसमें बड़ी खामियां थी, बड़ी डिमेरिट्स थी। इन्होंने ये तक नहीं ध्यान दिया कि कौन यूनिसेलुलर, कौन मल्टीसेलुलर, कौन प्रोकैरियोट, कौन यूकैरियोट, कौन विद सेल वॉल, कौन विदाउट सेल वॉल, किसमें काइटिनस सेल वॉल, किसमें सेलुलोजिक सेल वॉल, कौन ऑटोट्रॉप्स और कौन हेट्रोट्रॉप्स। मात्र एक करेक्टर के आधार पर कि विद सेल वॉल तो प्लांट मान लिया, विदाउट सेल वॉल तो ये मान लिया, एनिमल मान लिया। तो बताते ये जो क्लासिफिकेशन था, इसमें बड़ी डिमेरिट्स थी, बड़ी खामियां थी, कुछ इनएडुकेट टाइप का लगता रहता था। इसलिए माना जाता क्लासिफिकेशन समय समय पर बदलते रहे और भविष्य में भी बदलते रहेंगे। देखते जरा क्या परिवर्तन हुआ इस टू किंगडम सिस्टम में। तो हम तुम्हें बताएंगे कि जैसे जैसे समय गुजरा, टू किंगडम में प्लांटी और एनिमलिया, ये तो स्वयं कैरोलस लिनियस का दिया हुआ था। हालांकि तुम्हें डेट याद करने की जरूरत नहीं, वैसे 1758 की बात थी। ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल वालों को मान लिया था प्लांट, विदाउट सेल वॉल वालों को मान लिया था एनिमल्स। जैसे जैसे समय गुजरा, कहा था डेट मत याद करना, सिर्फ ये एहसास कराने के लिए होता कि कैसे कैसे समय पर बदलता रहा क्लासिफिकेशन। 1866 में, अर्थात तुम डेट मत याद करना, हम तो बताएं अर्नेस्ट हेकल ने क्या किया कि जितने ऐसे प्लांटी के मेंबर थे जो यूनिसेलुलर थे, यहां से निकालकर एक नया किंगडम बना लिया। ऐसे एनिमल्स जो यूनिसेलुलर थे, उनको भी निकाल के इसी खानदान में, इसी किंगडम में रख दिया। अब टोटल किंगडम हो गए 1 2 3। यहां से शुरुआत हुई 3 किंगडम सिस्टम की। किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकल ने, है ना। सोचो ना, अभी जो तुम पढ़ रहे थे क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास प्लांटी में, अभी जो हम पढ़ रहे थे उधर प्रोटोजोआ, प्रो माने प्रिमिटिव, जून माने एनिमल, जिसमें अमीबा इग्लिना आते थे, पैरामीशियम आते थे, उनको एनिमलियम पढ़ते थे। अब वो सब आ गए होंगे किसमें? प्रोटिस्टा में। जितने यूनिसेलुलर एक कोष की थे, नया किंगडम बना दिया गया। और समय व्यतीत हुआ। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था कोपलैंड, हालांकि इनके नाम की पढ़ने की तुम्हें आवश्यकता नहीं। 1956 में, डेट तो बिल्कुल मत याद करना। इन्होंने क्या किया, जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाला किंगडम था, इसको भी दो टुकड़ों में तोड़ दिया। इसमें से जितने ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनकी सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, उनको रख दिया प्रोकैरियोट्स में, किंगडम मोनरा बना दिया उनके लिए। और जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे, बॉडी सिंगल सेल की भी बनी थी और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी था, उनको इसी किंगडम में, प्रोटिस्टा में ही रहने दिया। कितने टोटल किंगडम हो गए? 1 2 3 4। इस तरह से समय समय पर कहां 2, कहां 3, अब 4 किंगडम सिस्टम शुरू हो गया। समय और व्यतीत हुआ। तो बताते हैं फिर जैसे जैसे समय और गुजरा, तुम भी जानते हो आर.एच. विटेकर का नाम, इनकी तो डेट भी तुम्हारे सिलेबस में है। 1969 की बात है। आर.एच. विटेकर ने क्या किया कि इसमें कौन आ गए? ऑल प्रोकैरियोट्स। इसमें कौन आ गए? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। इसमें थे और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट विद सेल वॉल। लेकिन इन्होंने इस प्लांटी को तोड़ दिया और इन्होंने क्या किया कि ऐसे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट जिसमें काइटिन की बनी सेल वॉल थी, उनको तो मान लिया फंजाई, और जिनमें सेलुलोज की बनी सेल वॉल थी, उनको मान लिया पौधा, अर्थात रख दिया प्लांटी में। और इसमें कौन थे? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट विदाउट सेल वॉल। तो इस तरह से 5 किंगडम सिस्टम की स्थापना हो गई 1969 में। और यही एक ऐसा किंगडम सिस्टम था जो सबसे ज्यादा मान्य रहा, मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड था क्लासिफिकेशन का। लेकिन हम तो बताएं, 1990 में कार्ल वूज ने एक नए किंगडम सिस्टम की भी स्थापना की। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चित 5 किंगडम सिस्टम है, अभी इसकी बात दोबारा करेंगे। इन्होंने क्या किया, कार्ल वूज ने, जो मोनरा किंगडम था जिसमें आल प्रोकैरियोट आते थे, इसको भी तोड़ दिया दो भागों में। और इसमें जितने प्रिमिटिव एंशिएंट बैक्टीरिया थे या प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे, उनके लिए नया किंगडम बना दिया, आर्की बैक्टीरिया। और जो आजकल के अर्थात मॉडर्न बैक्टीरिया थे, उनको रख दिया यू बैक्टीरिया में। यू माने ट्रू, आर्की माने एंशिएंट। इस तरह से टोटल किंगडम हो गए 1 2 3 4 5 6। कार्ल वूज ने इस तरह 6 किंगडम सिस्टम की स्थापना की। और हम तुम्हें बताएं, कभी कभी इसी 6 किंगडम सिस्टम को 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। वो कौन कौन से 3 डोमेन हैं? आर्किया, जिसमें आर्की बैक्टीरिया आ गए, बैक्टीरिया डोमेन, जिसमें यू बैक्टीरिया आ गए, और ये सब हैं यूकैरियोट। यू माने ट्रू, कैरियस माने न्यूक्लियस, ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाले हैं, इसलिए इनका डोमेन रख दिया गया यूकैरिया। तो चाहे इसको 6 किंगडम सिस्टम को और चाहे इसको 3 डोमेन सिस्टम को, हम ये कह रहे थे
कि जितना भी क्लासिफिकेशन हुआ उसमें जो सबसे एक्सेप्टेड सिस्टम था क्लासिफिकेशन का वो फाइव किंगडम सिस्टम ही था। किसने दिया था? अभी तो बोला था 1969 ने आरएच विटेकर ने दिया था। सोचो, कैरोलस लीनियस ने मात्र एक करेक्टर के आधार पर क्लासिफिकेशन किया था, जबकि आरएच विटेकर ने बहुत सारे करेक्टर्स को ध्यान दिया था। किस किस करेक्टर को ध्यान दिया था? नंबर एक, सेल टाइप। हम तुम्हें बताएंगे इन्होंने ये भी ध्यान दिया था कि उनकी सेल कैसी है, प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है। सेल टाइप को भी ध्यान दिया था। नंबर दो, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। चाहे थैलस ऑर्गेनाइजेशन कह दो चाहे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कह दो, बात एक ही होती, क्योंकि ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी को देखकर रूट स्टेम लीफ में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, ऐसी प्लांट बॉडी को थैलस बॉडी या थैलाइड बॉडी कहते हैं। एल्गी में ऐसा ही होता है। तो इन्होंने बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन या कह दो थैलस ऑर्गेनाइजेशन को भी ध्यान दिया कि शरीर जो है वो यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, इसको भी ध्यान दिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अभी हम दिखाएंगे, इन्होंने ये भी ध्यान दिया था कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अर्थात ऑटोट्रॉफिज्म दर्शाते हैं, या भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, हेटेरोट्रॉफिज्म दर्शाते हैं। साथ ही साथ ऐसा ये एनसीईआरटी ने लिख दिया है, पुरानी किताबें नहीं मानती थी, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को भी ध्यान दिया था। हालांकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया तो ये आंसर नहीं लगाया गया था। और साथ ही साथ हम दिखाएंगे कि इन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशन को भी ध्यान दिया था। फाइलोजेनेटिक रिलेशन कह दो चाहे एवोल्यूशनरी रिलेशन कह दो, कि इस पृथ्वी पर पहले कौन इवॉल्व हुआ। जैसे हम लोगों के दादाजी पहले पैदा हुए थे, उसके बाद पिताजी, उसके बाद हम लोग ना। तो इस तरह से चलो हम एक तुम्हें डायग्राम से समझाते हैं। ये डायग्राम थोड़ा काफी अच्छा लगता है हमको, गौर से देखो। सबसे पहले क्या किया हमने, एक ग्रुप बनाया, एक किंगडम बनाया और जिसका नाम रखा मोनरा। लेकिन याद रहे ये लाइन खींची हमने एक ही, और इस लाइन के नीचे लिख दिया प्रोकैरियोट, इसके ऊपर लिख दिया यूकैरियोट। तो हमें बिल्कुल डिफाइन करने की जरूरत नहीं कि इस लाइन के नीचे के ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोट्स। किंगडम मोनरा में कौन आता है? ऑल प्रोकैरियोट्स। इस लाइन के ऊपर जितने भी हैं सब यूकैरियोट है। अब उसमें भी एक लाइन और खींची है और यहां पर लिख दिया यूनिसेलुलर, ऊपर लिख दिया मल्टीसेलुलर। इसका मतलब इन दो लाइनों के बीच में जो है उनकी डेफिनेशन हो गई कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। कौन आता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट? किंगडम प्रोटिस्टा। और इस लाइन के ऊपर सब यूकैरियोट तो थे ही, इस लाइन के ऊपर सब मल्टीसेलुलर भी हैं। तो ये जो तीनों किंगडम है इनकी डेफिनेशन हो गई मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। हाँ, ये अलग बात है, विद सेलुलोजिक सेल वॉल किंगडम प्लांटी, विद काइटिनस सेल वॉल किंगडम फंजाई, विदाउट सेल वॉल किंगडम एनिमलिया। तो इस तरह से फाइव किंगडम सिस्टम में उन्होंने एक तो बॉडी स्ट्रक्चर को, सेल टाइप को ध्यान दिया कि प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट, थैलस ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान दिया कि यूनिसेलुलर बॉडी है कि मल्टीसेलुलर बॉडी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ध्यान दिया कि ऑटोट्रॉफिज्म दर्शाते हैं कि हेटेरोट्रॉफिज्म दर्शाते हैं। उसमें भी दो बातें हैं, जो हेटेरोट्रॉफिज्म दर्शाते हैं वो फंजाई, तुम जानते हो, डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के बाहर डाइजेशन करते हैं, पचे पचाए फूड को बॉडी बाहर से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो फंजाई हेटेरोट्रॉफिज्म में भी सैप्रोफिटिक होते हैं, या कह सकते हो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफिज्म दर्शाते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं वो सॉलिड या लिक्विड फूड को उठा के बक्कल कैविटी के अंदर पहुंचाते हैं। हम लोग हेटेरोट्रॉफिज्म दर्शाते हैं मगर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफी करते हैं, जिस तरह मोडाबिलिटी है। साथ साथ इकोलॉजिकल रोल को भी ध्यान दिया। तुम भी जानते हो जो प्लांट होते हैं इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर का काम करते हैं, एनिमल्स जो होते हैं कंज्यूमर का काम करते हैं, और फंजाई शरीर को डिकम्पोज कर देते हैं, डिकम्पोजर का काम करते हैं। और ये वाली लाइन को गौर से अगर देखोगे तो लगता है ये हम लोग के दादाजी, ये पिताजी और हम तीनों भाई बहन हैं आपस में। अर्थात यहां पर दिखाई देता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, अर्थात इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इस डायग्राम में बड़ी खूबसूरती है। क्या खूबसूरती है, जरा यहां पर कुछ एरो बने हैं, गौर से देखो। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक बड़ी राज की बात है कि किंगडम मोनरा से एक एरो निकला है और जो यहीं तक गया बस, और कहीं नहीं गया। ये वाला किंगडम मोनरा के मेंबर कीमो ऑटोट्रॉफिज्म दर्शा सकते हैं, कीमो सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। फिर यहां से जो ग्रीन वाली लाइन है वो निकल के अंत तक गई, यहां तक गई। ये ग्रीन वाली लाइन दर्शाती है फोटो ऑटोट्रॉफिज्म को। इसका मतलब कुछ बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉफिज्म हो सकते हैं, कुछ प्रोटिस्टेंट्स भी हम पढ़ाएंगे, चाहे हम तुम्हें गोल्डन एल्गी ही क्यों ना पढ़ाएं, क्राइसोफाइट्स पढ़ाएं,
डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ाएंगे, इग्लिनोइड्स पढ़ाएंगे, हम देखेंगे वो सब फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो ये वाली लाइन ये कहती है कि कुछ बैक्टीरिया भी फोटो ऑटोट्रॉफिन दर्शा लेंगे। ये लाइन यहां से गुजरी अर्थात कुछ प्रोटिस्टेंट्स भी फोटो ऑटोट्रॉफिन दर्शा लेंगे। ये लाइन प्लांटी से भी गुजरी है अर्थात प्लांट तो फोटो ऑटोट्रॉफिन दर्शाते ही ज्यादातर। इसी तरह एक ब्लू वाली लाइन देखो, मोनरा से निकल के गई, प्रोटिस्टा से होते हुए किंगडम फंजाइस होते हुए गई। इसका मतलब यह है कि कुछ बैक्टीरिया अर्थात मोडरन्स ऐसे होते होंगे जो हेट्रोट्रॉफी दर्शाते होंगे, फंजाई की तरह डिकम्पोजर के काम करेंगे, सैप्रोट्रॉप्स का काम करेंगे। कुछ प्रोटिस्टेंट्स भी पढ़ाएंगे जैसे कि स्लाइम मोल्ड, हम दिखाएंगे वो भी सड़ी गली चीजों से भोजन प्राप्त कर लेते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन दर्शा लेते हैं, और फंजाई तो है ही। साथ ही साथ गौर से देखो, ये रेड वाली लाइन सिर्फ प्रोटिस्टा से होकर गुजरी है अर्थात ये किंगडम मोनरा के पास नहीं आई है। इसका मतलब जो इंजेक्शन होता है, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफी होती है, वो बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती है, सिर्फ प्रोटिस्टेंट्स में और एनिमल्स में ही पाई जाती है। कुछ समझ पाए? इस तरह से डायग्राम 1,00,000 रुपए का है। चलो अच्छा, हम 5 किंगडम सिस्टम के अनुसार सारे किंगडम्स में एक बार कंपेयर कर ले। इनके जो 5 किंगडम सिस्टम है, थोड़ा सा इनके कैरेक्टर्स में एक बार कंपेयर कर ले पांचों किंगडम, तो तुम खुद ही समझदार हो। जैसे लिखा सेल टाइप, तो हम क्या नाटक बताएं? 5 किंगडम में से मोनरा कैसा था? प्रोकैरियोटिक किंगडम था, प्रोकैरियोट्स का, और बाकी सब कैसे थे? यूकैरियोट्स के। चलो अच्छा, नेचर ऑफ सेल वॉल बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। बैक्टीरिया जब हम लोग पढ़ा करते हैं तो बैक्टीरिया की अर्थात प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल हम लोग पढ़ते हैं नाग और नाम के पॉलीमराइजेशन से बनती है। नाग एन एस्टिल ग्लूकोसामीन, नाम एन एस्टिल म्यूरामिक एसिड, और इस तरह से चैन बनती थी, पॉलीसैकेराइड्स बनते थे जो आपस में पॉलीपेप्टाइड लिंकेज द्वारा जुड़े होते थे। इसीलिए बैक्टीरिया की सेल वॉल के लिए कहा जाता था कि ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, चाहे कह दो नाग और नाम की बनी होती है। याद आ रहा? तो वही लिखा यहां, ये सेलुलोज की नहीं बनी होती है बल्कि किसी दूसरे पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, नाग और नाम से बनी होती है। और वो नाग और नाम से बनी म्यूरामिक एसिड से बनी चैन आपस में पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ी होती है, और पेप्टाइड माने होता है चैन ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटिस्टा अभी दिखाएंगे कि कुछ प्रोटिस्टेंट्स ऐसे होते हैं जैसे क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, उनमें सेल वॉल हुआ करेगी। कुछ स्लाइम मोल्ड पढ़ाएंगे, सेल वॉल नहीं हुआ करेगी। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट पढ़ाएंगे, बिल्कुल सेल वॉल नहीं हुआ। तो यहां पर सेल वॉल जो होती है गारंटी नहीं है सब में हो, कुछ में होगी भी, कुछ में नहीं होगी। इसलिए आगे चल के जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ये एक ऐसा किंगडम होता है प्रोटिस्टा जिसकी क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं समझ में आती। फंजाई में क्या बताएं? सेलुलोज की बनी सेल वॉल होती है, काइटिन की बनी? काइटिन की बनी। ये अलग बात है कि काइटिन भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, नाग का पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है। प्लांट विद सेल वॉल और सेलुलोज की बनी सेल वॉल, और एनिमल्स में तो सेल वॉल होती ही नहीं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो तुम भी जानते हो कि ये सिंगल सेल के होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं। फंजाई मल्टी सेलर होते हैं, बाकी सब मल्टी सेलर होते हैं ना। ये अलग बात है, जैसे जैसे इवॉल्व होंगे तो टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम बनते चले जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उस डायग्राम से ज्यादा मजा आता है जो अभी हमने कलर्ड बाय डायग्राम दिखाया था। उसमें देखा था कि कुछ बैक्टीरिया सिर्फ कीमो ऑटोट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में थी। फिर एक लाइन दिखाई थी जो बैक्टीरिया मोनरा से होते हुए प्रोटिस्टा से होते हुए प्लांटी तक चली गई थी। एक तो इस तरह से हमने तुमसे बताया था कि ये कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिज्म दर्शा सकते हैं, ये फोटो ऑटोट्रॉफिज्म दर्शा सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिज्म भी दर्शा सकते हैं ना। अच्छा, लेकिन कीमो ऑटोट्रॉफिज्म सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में बनाया था। हेट्रोट्रॉफिज्म में भी ध्यान करो, इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफी एनिमल्स में थी और कुछ प्रोटिस्टेंट थी, बैक्टीरिया में नहीं थी। क्या फिर से थोड़ा सा दिखाई दे? वापस जरा गौर से देख लो इस लाइन को, है ना। ये वाली लाइन, लाल वाली लाइन, ये मोनरा से नहीं गुजरी है। तो ये वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्टेंट्स में हो सकता है, एनिमेलिया में हो सकता है, मोनरा में नहीं होता है। जबकि ब्लू वाली लाइन अर्थात फंजाई जैसा न्यूट्रिशन, फंजाई तुम भी जानते हो सड़ी गली चीजों पर उगते हैं, तो वो सैप्रोट्रॉप्स हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं। तो इस तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो मोनन्स में भी हो सकता है। और हमने कहा था ऑटोट्रॉफिज्म, फोटो ऑटोट्रॉफिज्म इन तीनों में हो सकता है। कीमो ऑटोट्रॉफिज्म सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में ही हो सकती है। तो इस तरह से तुम्हें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेरे हिसाब से ये पूरा कॉलम क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ तुम समझ गए प्रोटिस्टेंट्स में
दो लाइनें अभी गुजार के दिखाई, तीनों लाइनें गुजार के दिखाई थी। तो ऑटोट्रॉफिज्म में फोटो ऑटोट्रॉफिज्म भी है और हेटेरोट्रॉफिज्म भी है, अभी दिखाएंगे। और यहाँ पर हमने कहा था ये बंजाई जो होते हैं कैसे होते हैं, ज्यादातर सड़ी गली चीजों पर उगते हैं, तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन दर्शाते हैं। देखो सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉफिक ब्रॉड शब्द है, उसमें भी दो पहलू होते हैं, एक सैप्रोफिटिक एक सैप्रोजोइक, डिपेंड करता है कि सड़ी गली चीजों से भोजन ले कौन रहा। एनिमल ले रहा है तो सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन बोला जाता है, और कोई प्लांट लेता है तो सैप्रोफिटिक बोला जाता है, क्योंकि फाइटोलॉजी बॉटनी का दूसरा नाम है। इसी तरह जो प्लांट होते हैं ज्यादातर फोटो ऑटोट्रॉफिज्म दर्शाते हैं, और हम लोग तो हेटेरोट्रॉफिज्म न्यूट्रिशन दर्शाते हैं। उसमें भी एनिमल्स ज्यादातर होलोजोइक न्यूट्रिशन दर्शाते हैं, क्योंकि होलोजोइक मतलब होता है जंतु सम पोषण। हम लोग जंतुओं के समान पोषण करते हैं। जंतुओं के समान क्या होता है, सॉलिड या लिक्विड फूड का इंटेक करते हैं। हाँ, ये अलग बात है, बायोलॉजी है, साइंस ऑफ एक्सेप्शन कहलाती है। कुछ एनिमल्स जो है सड़ी गली चीजों से भी भोजन ले सकते हैं, और ये एवोल्यूशनरी रिलेशन तो उसी डायग्राम में ज्यादा अच्छा समझ में आता है कि मोनरा, फिर प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमलिया आपस में भाई भाई ना। तो इस तरह से हमने तुम्हें फाइव किंगडम सिस्टम की बात कही, और हम तुम्हें बताएं जब से फाइव किंगडम सिस्टम आया तो बड़ी खास बात है क्या। सोचो, जब टू किंगडम सिस्टम था तो हम लोग आर्की बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको साइनोबैक्टीरिया कहा था, वहां से लेकर तमाम क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास जैसे तमाम एल्गी से लेते लेते जिम्नोस्पर्म प्लांटी में पढ़ते थे। और इधर क्या पढ़ते थे, एनिमलिया में प्रोटोजोआ फाइलम पोरीफेराज करते करते का डेटा तक पढ़ते थे। यानी कि टू किंगडम सिस्टम में क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को हम पढ़ते थे प्लांटी में। लेकिन जब फाइव किंगडम सिस्टम आया तो जितने यूनिसेलर थे निकाल के अलग कर दिए गए थे, एनिमलिया में भी जितने थे निकाल अलग कर दिए गए। तो बताते जो प्लांटी था इसमें, एक तो किंगडम प्लांटी की बात समझो कि इसमें क्लासिफिकेशन मात्र किया गया था किसके आधार पर, विद या विदाउट सेल वॉल के आधार पर। अर्थात इनमें जिन्होंने टू किंगडम सिस्टम ने जिनको प्लांट माना था वो एक ही करेक्टर एकदम पे माना था, एक ही करेक्टर था जो सारे जीवों को यूनिफाई करता था, और वो था प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। लेकिन हम तुम्हें बताएंगे जब फाइव किंगडम सिस्टम आया तो कितना नाटक हुआ कि फाइव किंगडम सिस्टम आपस में पास मिलाया किसको, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास जो कि टू किंगडम सिस्टम में प्लांटिम पढ़ते थे, और पैरामीशियम और अमीबा जिनको हम लोग पहले एनिमलिया में पढ़ते थे, ये दोनों आ गए थे कहां, प्रोटिस्टा किंगडम में। तो अगर सवाल पूछा जाए फाइव किंगडम सिस्टम के अनुसार क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास को कहां पढ़ना चाहिए, तो अलग बात है, देखो आज भी हम लोग सुविधा के लिए भले पढ़ एल्गी में लेते हैं, लेकिन नियम कहता है, फाइव किंगडम सिस्टम कहता है कि इनको प्लांटी में प्रोटिस्टा में पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा सा स्पीड में हो गया। देखो बच्चा, हम अगर लिख लिख के पढ़ाते थे तो उसमें टाइम बहुत लगता ना, तो हमारे ये नोट्स मेरे ही बनाए हुए हैं, हमको इनकी आदत भी है, और थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से लिखे, तो हम ऐसे थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज करा देंगे। और अगर तुमको स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो इसका हम पीडीएफ सबको प्रोवाइड कराएंगे ही। तो आज अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके सारे किंगडम, और सबसे पहला किंगडम पढ़ेंगे मोनरा, ठीक है ना।